अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। तेरी सितमगरी अभी हालिम के कलम से माखूज़ एक एज डिफरेंस बेस और ज़बरदस्ती की शादी के हवाले से नावल है। तो इसकी 2 एक साथ पोस्ट हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले केस नंबर 3 की तरफ। इसमें ज़बरदस्ती शादी की जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वज़ह से 2 जोड़ों की ज़बरदस्ती शादी हो जाती है और उसके बाद से उसके जो हालात हैं वो सामने आते हैं। तो चलें अब केस नंबर 3 के साथ शुरू करते हैं क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इसकी कहानी खुलनी शुरू हो जाएगी और फिर अंदाज़ा होगा क्योंकि 3-4 एक साथ के बाद ही समझ में आता है कि नावल कहाँ जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगा जान, आगा जान, वो इन्हें पुकारता हुआ आया था, जो अखबार पढ़ रहे थे। क्या हो रहा है बरखुदा, क्यों चीख रहे हो? वो थोड़ा-सा डर गए थे कि क्या हो गया है? आगा जान, अब आपको आदी हो जाना चाहिए मेरे लहजे का। वो इनके डर को भांपता हुआ बोला था, जिन्होंने समझा था कि उसकी चीख से पता नहीं क्या हुआ है। आगा जान, एक बात मेरी सुन लें। अब क्या हुआ है? वो फिर से इसको चीख मारता देखकर बोले थे। दादा जान, अपनी अपनी बहू प्लस भतीजी को समझा लें। वो लोगों के घर खराब मत करे। वो सगीरा साहब को मेरी शिकायतें लगाती है कि मैं मस्तियाँ करता हूँ और सबको तंग करता हूँ और रेसलिंग करता हूँ। हद हो गई है। मेरा बाइक, मेरी मर्ज़ी, आप समझा लें इन्हें। वो मैं जो कुछ भी करूँ मेरी मर्ज़ी और आपके खड़ूस बेटे सगीर साहब हैं ना, आपको पता है ना जिस तरह वो मुझे मारते हैं। हसनाल आका जान के सामने बेतकल्लुफ़ी से बात किया करता था। आका जान, अब आप खामोश क्यों हैं? वैसे तो आप मेरा बड़ा भरपूर साथ देते हैं कि तुम्हारा बाप ऐसा है, वैसा है। आज क्या हो गया है? आज क्यों चुप हैं? वो इनकी गैर मामूली खामोशी पर तप कर बोला था, जबकि आका जान इसे आँखों के इशारा करते रह गए थे। आका जान, मैं कोई नदीम बेग थोड़ी हूँ जो शबनम की तरह मुझे आँखें मार रहे हैं। ये कहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो सहीर साहब खड़े हुए इसे कीनातोज़ नज़रों से घूर रहे थे। ओए माँ! बेसाख्ता उसके मुँह से यही निकला था। बाइक की चाबी दो मुझे। वो बोले तो बस इतना। इनका लहज़ा पथरीला था। बाबा, वो मेरे पास नहीं, रूम में है। मुझे सुबह चाहिए। वो सख्ती से बोल रहे थे। जी ठीक है। ये आपके लाड की वज़ह से बिगड़ा है। अब वो बाबा को देखकर ख़फ़ा से बोले और एक बार फिर ज़बरदस्ती घूरी डालकर चले गए थे, जो एहतरामन निगाहें झुकाए हुए खड़ा था। निगाहें झुकाकर तो ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो किसी लड़ी का सैयद और तू उसका मुरीद। आका जान ने बेटे को दरवाजे से निकलते देखकर कहा, आका जान, आपका बेटा सैयद हो या ना हो, पर वो मुझे मौला जट ज़रूर लगता है, जिनके कदमों की धमाल से ही मेरा त्राह निकल जाता है। और इनको तो हाथ में कुल्हाड़ी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो निगाहों से ही कत्ल कर देते हैं। वो भी हाथ नचा नचा कर बोल रहा था। वैसे आगा जान, आप खुद भी तो सगीर साहब से डरते हैं। इनके सामने तो आपकी भी मुँह नहीं खोलते। वो सिर्फ़ आँखें मारते हैं। बेटा, तू मेरी फ़िक्र छोड़, अपनी फ़िक्र कर, क्योंकि ये चाबियाँ सिर्फ़ सुबह तक तेरी मेहमान हैं। वो इसकी साइड पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। आपको कैसे पता ये चाबियाँ मेरे पास हैं? वो ज़रा मशकूक सा होकर आगाजान की तरफ देखकर पूछने लगा। जितनी तेरी उम्र है, इससे 3 गुना मेरा तजुर्बा है। उन्होंने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। अब निगाहें फिर अखबार पर जमा ली थीं। वो रूम में आकर बड़े ज़ोर से रोई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी, क्योंकि कंधे और गर्दन का दर्द उसे हर चीज़ भुला गया था। वो बर्दाश्त करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो फिर वहीं पर ही दरवाजे के साथ ही लेट गई थी। दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ। दरवाज़ा खोलो, अशनाल। दरवाज़ा उसने 2-3 बार नॉक किया। अशनाल दर्द से निठार नीचे पड़ी रही। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोल सके। वो नॉक करने के बाद चला गया था। कंधे की जलन से वो कंधे को और ज़्यादा भींचती और उसे और ज़्यादा दर्द बढ़ता। बेड की साइड टेबल पर पानी देखकर वो पानी के जग को देखकर खुद को घसीटती लेकर गई थी और लेटे-लेटे पानी का जग से थोड़ा-थोड़ा पानी खुद पर गिराकर जलन कम करने की कोशिश की। ऐसे कि जलन कम हो और पानी भी खत्म ना हो जाए। तकरीबन आधे लम्हे आराम आता, फिर वही जलन। फिर सारी रात उसकी फर्श पर कटी थी। पानी खत्म हुआ तो वो फर्श पर ही लेट गई थी। वो रोशनाल के रवैये से जैसे अंदर से मर गई थी। ये रूह बाहर से ही जी रही है, दिल जैसे अंदर से मर गया हो। माँ, मुझे नाश्ता दे दे। वो पराठे पकाती माँ के पास आया और उनको पीछे से हक कर लिया था।
हँसना छोड़ो, टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ। वह बमुश्किल उसके अपने आप से छुड़ाती हुई बोली, वैसे आपकी हिटलर बहन कहाँ है? आज किचन में नजर नहीं आ रही। वैसे तो सुबह अम्मा इमाम की तरह अजान दे रही होती हैं। वो चाय का कप उठाता हुआ बोला, शर्म करो, खाला है तुम्हारी। वो पराठे को उसके सामने रखती और अब मसरूफ से अंदाज में अंडे को बीट करते हुए अंदाज में बोली थी, वैसे ये क्या भला है? वो अब की बार कहकहा लगाकर बोला, हसनान मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस तरह कह के मत लगाया करो और ना ज्यादा हंसा करो। हर वक्त का हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और उसे रूह मुरझा जाती है। तहमीना बेगम आपके डांटने वाले अंदाज में उसे समझा रही थी। वो माँ की बात सुनता मुस्कुराकर बिल्कुल चुप होकर बैठ गया था। अब क्या हुआ है? वो 5 मिनट बाद आमलेट बनाकर फारूक हुई तो इसको देखा जो खामोश सा बैठा था। अब चुप क्यों हो गए हो? मैंने बोलने से तो मना नहीं किया। उन्होंने समझाकर के नाराज हो गया, इसलिए नरम लहजे में उसके आगे आमलेट रखते हुए बोली, अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन पागल बोलेगा और क्या बोलेगा? वो मुंह बना के बोला। वो इसका मुंह बनता देखकर मुस्कुराई और प्यार से इसके बाल बिखेरे थे। नहीं बेटा, ये डांटना नहीं था, ये मेरा प्यार था। और भला माएँ भी औलाद की बेइज्जती करती हैं? जो आपसे प्यार करते हैं वो फिर डांटने का हक भी रखते हैं और आपकी बेहतरी के लिए आपको डांटते हैं। वो फिर से उठकर अब किचन की बिखरी चीजें समेटने लगी थी। ये बात तो ठीक है, पर जो हाल आपके रांझा साहब मेरा करते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके प्यार मोहब्बत का अंदाज जरा निराला ही है। तहमीना बेगम ने मुड़कर उसे घूरा जो नाश्ते समेत किचन के दरवाजे से बाहर जा रहा था। थोड़ी देर और बैठती ना, फिर मैं बताती तुम्हें। वो कहकर खुफकी से फिर से काम में लग गई थी। मुझे पता है आपके हाथ में अरब लाहौर का चिमटा है, इसलिए मैं बाहर आ गया ताकि आपकी मोहब्बत बहुत ज्यादा बाहर ना आ जाए और बरस बरस कर मेरे पे बरसे की। इसकी आवाज फिर से गूंजी थी। रोशनार की आंख खुली तो वो उठ बैठा। आज इतवार थी तो वो लेट उठा था। अशनार का दुपट्टा उसके पास पड़ा हुआ था। इसकी अकाउंटिंग की बुक भी वहीं पे पड़ी हुई थी। वो समझा कि वो किचन में नाश्ता बना रही है। इसकी तकलीफ भूल गई जो रात को दी थी उसने। फिर किचन से कोई आवाज ना सुनकर वो मामूली सन्नाटा देखकर स्लीपर पहनकर बाहर निकल आया था। वो उसके कमरे के बाहर आया जिसका दरवाजा बंद था। अशनार, दरवाजा खोलो। 2-3 बार दरवाजा बजाता रहा था। अशनार, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, हरी अप। अगर मैंने खुद खोला तो बहुत बुरा हशर होगा। लेकिन फिर इसकी आवाज नहीं आई। अब की बार गुस्से में अपने रूम से चाबियां लेकर आया और गुस्से से लॉक कर दरवाजा पीछे किया। वो नीचे फर्श पर बैठ के साथ पड़ी पानी का जग उधर ही औंधा पड़ा हुआ था और उसके बाल गर्दन के साथ चिपके हुए थे। रोशनार उसकी हालत देखकर शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में चला गया था, क्योंकि उसका पाँव भी सूज सूजा हुआ था। इसे कहना सबूत मजबूत रखना। बात अब खुदा तक जा पहुंची है। कमरे में नजर पड़ते हुए वो उससे नीचे पड़ी नजर आई थी। शायद दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में वहीं लेटे लेटे सोई हुई थी। जमीन पर पड़ा पानी इधर उधर गिरा हुआ था। जग उधर ही उधर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत बिखरी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास आया। अशनाल। रोशनाल ने उसे कंधों से थामा और उसका सर अपनी गोद में रखा। अशनाल, आंखें खोलो, इधर देखो मेरी तरफ। उसके बिखरे बाल पीछे किए जो गर्दन के साथ चिपके हुए थे और उसके गाल थपथपाए। अशनाल ने आंखें खोलकर उसे देखा। अशनाल ने नम आंखों खोलकर देखा तो उसको अपने ऊपर झिके पाकर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी और जल्दी से तड़प कर उससे दूर हुई। वो भागकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। अशनाल, दरवाजा खोला। अशनाल, दरवाजा खोलो। वो भी उठ के वॉशरूम तक आया और दरवाजा खटखटाने लगा। नहीं खोलूंगी मैं आप चले जाइए यहाँ से। मैंने आपकी असलियत देखी। आपका असल चेहरा तो ये है। मैं तो आपको फरिश्ता समझती थी, लेकिन आप शैतान से भी बढ़तर हैं। वो हिचकियों से रोते हुए बोली थी। अशनाल, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तुम समझ रही हो ना? वो इसके लहजे को इग्नोर करता हुआ सख्ती से बोला था। आपने कुछ भी किया तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगी। मैं आप जैसे हैवान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मुझे आपसे घिन आती है। वो इसकी असलियत उसे बता रही थी। अशनाल शीशे के पास गई और फूट फूट कर रो दी। वो अपने उंगलियों को पहचान ना पाई। गर्दन पर उसके जख्मों के वाज़ेह निशानात नजर आ रहे थे। वो ऐसी लड़की थी जब किसी की हल्की सी चोट देखती तो वो मुंह भी फिर दूसरी तरफ फेर लेती। वो किसी के जख्मों को देख नहीं सकती थी। और आज उसकी गर्दन, कंधा, मुंह, हाथ हर जगह से जला हुआ था और वो ये जख्म देखते देखते मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट भी दर्द भरी थी। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, तमाम जख्म मुकम्मल कर देता है।
वो भी बाहर बैठा रहा, तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करता रहा, लेकिन अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ था। उसे कंधे पर जलन का एहसास हुआ। अब के दर्द की शिद्दत बहुत बड़ी थी। इसका साँस बंद होने लगा। वॉशरूम के दरवाज़े की ज़ोरदार ठोकर से वो अंदर तक सहम गई थी। 1 मिनट के अंदर-अंदर बाहर निकलो। रोशनार का ढाढ़-सा लहज़ा सुनकर रात के दर्द सहने के बाद वो निकली थी। अब अगर तुमने डोर ना खोला तो मैं तुम्हारा चेहरा। वो अपनी खुश्क सांस तर करते इसके कहने से पहले ही दरवाज़ा खोल गई थी। वो दरवाजे के पास आया। पहले मेरे कपड़े निकालो, फिर ब्रेकफास्ट तैयार करो जल्दी। वो ये कहकर चला गया था। वो हैरान हुई। उसके इतना कुछ कहने के बावजूद कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसके लहजे से फूट फूट कर रो दी थी। और फिर अपना चेहरा साफ करके उसके पीछे कमरे में आई और उसके कपड़े निकाले। वो खुद शायद वॉशरूम में था और फिर उसके आने से पहले ही किचन में चली गई। गर्दन और कंधे पे मुसलसल तकलीफ होते देखकर वो बेहिस बन गई थी और इसका नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा। आंसू निकल निकल कर इसके चेहरे को तर कर रहे थे। इसकी सिसकियां रुक नहीं रही थी। रोशनाल आया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खामोशी से नाश्ता करने लगा। वो नाश्ता करता रहा। इसकी मुसलसल सिसकियों को वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गया। लेकिन जब हद से ज़्यादा सिसकियां इसकी बड़ी थीं, तो उसने कप को ज़ोर से टेबल पर पटका। जब अशनाल घबराई और खौफ से उसे देखने लगी। क्या ड्रामा ये? क्या साबित करना चाह रही हो कि मैंने तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं? मुझे सालिम तसव्वुर कर रही हो। वो मैं मुझे दर्द हो रहा है। वो फिर से हिचकियों से रोई थी। अशनाल ने एक नज़र उसे देखा और फिर से बेहिस बन गया। जिसके चेहरे की दर्द एक पूरी लहर उठी थी। इधर आओ। अशनाल ने अब की बार नरम लहजे में पुकारा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वो ये कहकर फिर से रोई। रोशनाल ने उसे 2-3 दफ़ा पुकारा, पर वो ना ना करती उसको दूर दूर देखकर किचन से भागी। वो आराम से नाश्ता करने के बाद घर से निकल गया। वो चाबियाँ नहीं ऑफिस में आया था, आज छुट्टी थी तो वहीं बैठकर फॉरेन डेलीगेशन के लिए कोई असाइनमेंट तैयार करता रहा। सारा दिन उधर ही लग गया। ये तक भूल गया कि वो मासूम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करके आया था। फ़ोन की रिंग हुई तो उसके दोस्त की कॉल आई थी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है तू? सलाम करने के बाद छूटते ही ये पूछा। ऑफिस में यार। व्हाट? पागल हो तुम? इतवार के दिन कौन ऑफिस काम करता है और इस वक्त? लगता है भाभी तुझे घर में रहने नहीं देती। फुरकान कहकहा लगाते हुए बोला। बकवास बंद कर, काम की बात बता। तो सुन मेरे जिगर, कल का डिनर डन है मेरी बेगम की तरफ से। ये दावत तेरे और भाभी के लिए। आना है ज़रूर। फिर तकरीबन घंटे की गपशप के बाद उसने कॉल बंद कर दी थी। वो मगरिब की अजान होने से पहले टाइम देखता ऑफिस से निकल आया था। पहले बाजार आया। उसमें से शादी के बाद पहली दफ़ा अशनार के लिए शॉपिंग करने आया था। उसके लिए सूट, हील्स और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें पैक करवा कर रात का खाना वो बाहर से ही ले आया था। हर चीज़ निकालने के बाद जब वो घर आया तो सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात के 8 बज गए थे। वो किचन में खड़ी हुई थी। वो प्याज काट रही थी। खाना मैं ले आऊँ? ये निकालो। वो लाउंज के सोफे पर चॉपर रखकर किचन में चला आया था। अशना ने इसके हाथों से बिरयानी के डब्बे लेकर प्लेट में निकाले थे और इसको सर्व किए थे। खाना खाया तुमने? उसे नफ़ी में सर हिलाया था। खाओ। वो इसे बाजुओं से पकड़ता अपने पास चेयर पर बिठा गया था। मुझे भूख नहीं है। वह एकदम से डर कर इनकार कर गई थी। रोशनाल ने सिगरेट की डब्बी निकाल कर अपने मुंह के आगे की थी, जिससे उसकी रही सही जान भी हवा हुई थी। खाओ। उसके चेहरे की उड़ती हुई रंगत देखकर वो बोला। रोशनाल साथ साथ खाती रही और साथ इसके आंसू निकल रहे थे। इसको चंद चंबल भी चावल की जहर लग रहे थे, क्योंकि वो सिगरेट निकाल कर कभी खोलता और कभी बंद करता। एकदम से अशनार के हलक में नवाला अटका था, जिससे उसकी सांस नहीं आई थी और वो जोर जोर से खांसने लगी थी। रोशनार की हालत देखकर उसके पुरुष थपथपाने लगा और ग्लास में पानी डालकर उसे पिलाया। वो फिर कुर्सी से उठकर बैठ गया था। वो उसे अपने सीने पर हाथ रखे बमुश्किल सांस ले रही थी। इससे वह अपने उजड़े होलिये से सदियों की बीमार लग रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। इसे एक पल भी पहले वाली हनी इशू नजर नहीं आई थी, जो हर वक्त को सजा के रखती, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं हटती थी। वो ये भूल गया था कि शोखो चंचल से अशनार को तो उसने खुद मार दिया था, अपने हाथों से। वो अब उससे बात करते हुए भी हिचकिचाती थी। वो कहती थी कि उसे घिन आती है। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया, जबकि उसके जाने के बाद अशनार की हिचकियां बंद गई थी। अब वो मुश्क कॉफ़ी लेकर आई, उसके पास रखकर जाने लगी थी। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास गिराया और लैपटॉप से को साइड पे रखा।
और उसके गले से दुपट्टा उतारा। अशनार की जान हवा हुई थी। उसे कल वाला मंजर याद आया। वो उसके हाथ झटकने लगी। अभी तो कल वाली तकलीफ खत्म हुई, वो फिर से नया जख्म देने लगा था। उसने शर्ट उसके सरकाई और मुसलसल खुद को छुड़वाने लगी हुई थी। वो होंठ भींच भींच कर उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। कंधे पर से कई जगहों पर से खाल उतरी हुई थी और उसे पता था कि उसने अ, क्रीम भी नहीं लगाई हुई थी। उसने निगाहें उठाकर अशनार को देखा जो आंखें बंद किए मुसलसल रोई जा रही थी। अशनार की जान हवा हुई थी उसकी इस इक़दामात पर। बरनौल अपनी पॉकेट से निकालता इसके कंधों पर और गर्दन पर लगाई। फिर रोती हुई अशनार जो आंखें बंद करके रो रही थी उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ करके उसके चेहरे पर एक अकीदत भरा लफ्ज़ छोड़कर पीछे हटा और उसकी उसके शर्ट को सही किया था। उसको अपने सामने बैठी वो कोई बच्ची लग रही थी जो इसके लफ्ज़ पर आंखें खोल गई थी। वो अब साइड टेबल के दराज से एक ट्यूब निकाल रहा था और अब उसके पाँव को ऊपर करके ट्यूब लगाने लगा। उसे अशनार को बहुत बुरा लगा था। वो उसके हाथों की ग्रिप से पाँव छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी जबकि इसकी घूरी पर निगाहें झुका गई थी। अशनार को उसके रवैये की ज़रा भी समझ नहीं आई थी। वो पल में तोला और पल में माशा। अकाउंट की बुक जो वो सुबह साइड टेबल पर रख कर गया था और साथ पर रजिस्टर उठाया था और वो थोड़े से खिसक कर जगह बनाकर उसको साथ बिठा गया था, समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ नहीं, वो उसकी गुर्बत पर हकलाई। कुछ भी नहीं समझ आई। वो हैरान हुआ। मैं नहीं करूँगी, मुझे जाने दें। रोशनाल ने उसे इनकार करते देखकर उसके कंधे पर सर रखा। मैम तो तुम्हें मारेंगी ना? उसकी और ज़्यादा करीब होने पर वो उसकी धमकी पर उसका नन्हा सा दिल कांपा था। फिर उसने उसे बताया और कितनी देर तक उसे समझाता रहा। जबकि रोशनाल की आंखें नींद से भरने लगी थी। रोशनाल ने उसे कुछ देर समझाया। थोड़ी देर उसको टस से मस ना होता देखकर झुककर उसने देखा तो वो सोई हुई थी। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, मैं वैसे ही दिमाग खपा रहा हूँ, वो दिल में बोला। आज कितने अरसे बाद वो रोशनाल की बचकाना हरकत को देखकर मुस्कुराया था और फिर वो जाने कितनी देर लैपटॉप पर काम करता रहा। वो उसके साथ लगी सोती रही थी। आज रोशनाल पुरसकून था क्योंकि आज उसके दिन उसके ज़मीर पर बोझ नहीं था। ये शर्ट्स प्रेस कर दे। वो हमेशा की तरह उसके सर पर खड़ा ढीठों का सरदार था, तो वो भी ढीठों की मलका थी। उठे मलका आ लिया, मैं लेट हो रहा हूँ। उसने ऊपर से कंफर्टर खींच लिया था। बादशाह सलाम, अब आपके अहल खाना से तशरीफ़ ले जाने के लिए आपकी कनीज़ मुझे हर वक्त काम पे लगा के रखती है और हर वक्त नज़र रखती है। वो दांत पीसती हुई बोलकर फिर से कंफर्टर ऊपर करके सो गई थी। जबकि हंसनाल ने साइड टेबल से पानी का जग भर के इसके ऊपर डाला था। वो चीखती हुई उठी। इतने में वो कमरे से बाहर निकला था। हसनाल साहिबा की अम्मा चिमटा लेकर अंदर आ गई थी। जबकि वो बचता आगा जी के कमरे में पहुंचा था जो चाय पी रहे थे। आगा जान प्लीज़ मुझे बचा लें। वो झांसी की रानी आर्फ लाहौर का चिमटा लेकर तशरीफ़ ला रही हैं। वो आगा जान की कुर्सी के पीछे छुपता हुआ बोला। कौन आ रहा है? आगा जान ने इंसान सा होकर पूछा था। वो आपकी सपूत मौला जट की बेगम साहिबा। शर्म करो, माँ है तुम्हारी। वो इसको शर्म दिला रहे थे जो शर्म की शीन से भी वाकिफ नहीं था। फिर कोई बुर्का ही दे दे। अंदाज से वो बिल्कुल संजीदा लग रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुम्हें रज़िया सुल्ताना लगता हूँ? वो इसकी बात जैसे सुनकर उछल गए थे। काश आप रज़िया सुल्ताना होते, मेरी तो बचत हो जाती। ला हौल वला कुव्वता। वो उसकी बात से तपे थे। सब्र करो, मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ। वो उसे धमकी देते हुए बोले थे। उसकी आँख खुली तो चंद पल को वो मंज़र को पहचानने की कोशिश करती रही। रात के सारे मंज़र उसकी निगाहों में खोए थे। उसने देखा तो उसके मजबूत हाथ इसके बाजुओं के गिर्द लिपटे थे। इसकी सांसों की आवाज़ बखूबी वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। उसने नहीं कहानी उठाकर देखा तो इसको शादा चेहरे का उसके सामने पाया था। वो शख्स गजब की पर्सनालिटी का मालिक था। लंबा चौड़ा, शानदार, वजह सरापा, नीम आंखें, हल्के से खुले होंठ, पेशानी पर बिखरे बाल। वो उसे सोया हुआ शेर लगा था जिसकी कुछार में हाथ देना मौत के मुतरादिफ था। वो इसको अपने करीब देखकर जल्दी से करंट खाकर पीछे हुई थी क्योंकि वो बिल्कुल इसके करीब था। अशनाल वक्त को इसके दिए गए सितम याद आए तो उसकी आंखें भर आई थी। तो क्या वो सारी रात उस शख्स के करीब रही थी जिसने उसकी जिस्मानी और रूहानी तकलीफ दी? इसके दिल में डर बैठ गया था। वो उठा तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करेगा कि तुम मेरे करीब क्यों आई हो। ये सोचे उसके दिमाग के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। इससे पहले कि वो अनजान बनकर उठ जाती और वो निकल गई थी। नमाज पढ़कर हमेशा की तरह इसका नाश्ता बनाया और खुद कॉलेज के लिए तैयार हुई थी। आज मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँगा। वो नाश्ता कर चुका था जब वो अपना बैग लेकर बाहर आई थी। व्हाइट कॉलेज यूनिफॉर्म पहने और स्याह ब्लैक शॉल सर पर किए हाथों में रजिस्टर उठाए वो जल्दी में थी।
اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت دیکھ کر اشنال بخت کے معصوم دل کی انسیکیورٹی ہوئی تھی۔ نہیں شکریہ، میں وین میں چلی جاؤں گی، وہ یہ کہتے ہوئے صاف لفظوں میں انکار کر گئی تھی۔ میں پوچھ نہیں رہا، میں بتا رہا ہوں۔ پر میں بس میں جب میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ وہ اس کی بات کاٹتا صاف لفظوں میں اس کی حیثیت جتا گیا تھا۔ چلو، وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا بیگ ہاتھ میں لیا، موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ اسکائی بلو سوٹ، ٹو پیس میں برانڈڈ واچ کلائی پر باندھے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ، وہ بہت ہی الگ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ لیکچر یہی اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے یا اس کے لیے کالج جانا پڑے گا؟ اس نے 2 3 قدم اٹھائے، پیچھے سے کوئی آواز نہ سنتا پا کر پیچھے بولتا اور بھاری آواز میں کہا۔ وہ اسی جگہ پر سر جھکائے کو کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور اس کی طنزی آواز پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ آگے بیٹھو، نہ میں تمہارے نوکر ہوں اور نہ تمہارا بوائے فرینڈ جو تمہارے برداشت کروں گی نخرے۔ اس کی بات پر اشنال کا منہ لال ہو گیا تھا۔ اسے لفظ بوائے فرینڈ اپنی ذات پر گالی لگا تھا۔ وہ بمشکل آنسوؤں پر ضبط کرتی آگے بیٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو پھر مجھے بتانا۔ وہ پھر سے اس کا نرم لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جو کر تو ڈرائیونگ رہا تھا لیکن دھیان آگے ونڈ اسکرین پر تھا۔ سکون، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ سوری، وہ میں کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا، بس وہ آپ کے نامہ اعمال دیتے ہیں۔ وہ یہ بات کہہ کر پھر تلخ ہوا تھا۔ خیر چھوڑو، ایک دم سے اس کا مرجھاتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی بات بدل گیا تھا۔ میرے دوست کے گھر رات کو ڈنر ہے، میں جلدی آؤں گا۔ تمہاری کچھ چیزیں میں لے آیا تھا، وہ لاؤنج کے صوفے پر پڑی ہوئی ہیں، میرے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جانا۔ اس کی بات پر وہ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ اسے کالج چھوڑ کر خود آفس کی طرف گاڑی موڑ گیا تھا۔ چلیں ممبرس، ابھی اس ناول کو جاری رکھتے ہیں، اس کی انشاءاللہ اگلی قسط جلد ہی پوسٹ کریں گے، تو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ناول کے ساتھ۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔